नमस्ते दोस्तों, मैं मोनिका आप सभी का जीआरएफ एज पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एक सीरीज चली हुई है, जिसकी हम पहले ही 10 क्लासेस पूरी कर चुके हैं और आज हम अपनी 11वीं क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं और सॉल्व करते हैं। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट कॉमर्स जून 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो इससे पहले हमने जो ये जून का इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन आया है, इसके हमने 51 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम 50 से स्टार्ट करेंगे और 65 क्वेश्चन तक इसमें हम कवर करेंगे। क्वेश्चन मिनिमम इसलिए है ताकि जो भी क्वेश्चन आप पढ़े उन्हें आप अच्छे से याद भी करें और उन कॉन्सेप्टों को बारीकी से समझें, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आएगा। इससे आप पर ओवरलोड भी नहीं होगा और आपके कॉन्सेप्ट साथ ही साथ हर दिन बेहतर होते जाएंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हर शाम 6 बजे क्लास चैनल पर अपलोड कर दी जाती है और जेआरएफ एज के साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो जितनी भी प्रीवियस जो क्लासेस हुई है उन्हें आप आई बटन पर क्लिक करके असेस कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के पहुंचते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन 52 क्या कहता है? ये हमारा व्हाइल यूजिंग रिक्रूटिंग यील्ड पिरामिड द मैनेजर आर अवेयर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग व्हाइल रिक्रूटिंग न्यू हायर, कि जब हम यूज करते हैं रिक्रूटिंग यील्ड पिरामिड का, तब एक मैनेजर किस चीज़ों के बारे में अवेयर रहता है जब वो एक नई रिक्रूटमेंट करता है न्यू हायरर को। तो ऑप्शन एक है द रेशो ऑफ ऑफिशियल नीड टू एक्चुअल हायर, की ऑफिशियल नीड हमें 2 है और एक्चुअल हायर में रेशो है 2:1। और उसके बाद है ऑप्शन बी है द रेशो प्लेस टू पीपल कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू इज 12:1, की हम 12 को इंटरव्यू में बुलाएंगे और 1 को प्लेस करेंगे। और ऑप्शन सी है द रेशो ऑफ ऑफर्स मेल्स टू न्यू हायर, कि मेल का 20 में से मेल का रेशो कितना रहेगा, उसमें मेल होना चाहिए 1। तो जैसे अगर ऑप्शन डी पर आते हैं द रेशो ऑफ कैंडिडेट इनवाइटेड फॉर इंटरव्यू एंड कैंडिडेट इंटरव्यू, कि जितने कैंडिडेट को इंटरव्यू में बुलाया गया और जितने की इंटरव्यू ली गई, तो इनका रेशो है 4:3। और उसके बाद ऑप्शन 5 है द रेशो ऑफ कैंडिडेट इंटरव्यू टू ऑफर मेड इज 3:2, कि जो भी कैंडिडेट जिनकी हमने इंटरव्यू ली है उसमें हम ऑफर कितने को करेंगे, कि इंटरव्यू हमने 3 के लिए तो ऑफर हम 2 करेंगे। तो ये एक रेशो है जो रिक्रूटिंग यील्ड पिरामिड के अंतर्गत है। तो अब इसका आंसर करेक्ट क्या है? सबसे पहले जो हमें अनरिलेवेंट लगता है, अगर आपको नहीं पता कि रिक्रूटिंग यील्ड पिरामिड क्या है, तभी आप एलिमिनेशन टेक्निक से कहीं ना कहीं आंसर तक पहुंच सकते हैं। जैसे जो हमें लग रहा है ऑप्शन सी, ये अनरिलेवेंट है, क्योंकि ऐसा तो कहीं नहीं होगा कि मेल के लिए एक हायर ऑफर होगा कि 20 में से 1 मेल होगा ही होगा। तो हम सी को पहले क्या करते हैं, जहाँ पर सी है उसको उनको ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं। अब हमें रिलेवेंट क्या लग रहा है? अब ए पर जाएंगे तो रेशो ऑफ ऑफिशियल नीड टू एक्चुअल हायर, ये भी क्या है, एक रिक्रूटिंग यील्ड पिरामिड में ये है, ये दिया हुआ है कि आपका होना चाहिए एक्चुअल 2:1। तो ये है आपका सही आंसर हो जाएगा पिरामिड के हिसाब से। जो बी है ये भी बिल्कुल है कि 12 में से आप ओनली 1 ही को प्लेस करेंगे, तो बी भी आपका कहीं ना कहीं रॉन्ग आंसर है। अगर आप बी को भी डिडक्ट कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते, तो आपके पास सीधा आंसर बचता जाता है ए, डी और ई। आपको क्या है, पिरामिड के बारे में पता भी नहीं था, फिर भी कॉमन सेंस से आपने आंसर निकाल दिया। तो पिरामिड के अंतर्गत हमारा है एक ऑप्शन बी, द रेशो होना चाहिए ऑप्शन नीडर एक्चुअल हायर के बीच 2:1 और द रेशो ऑफ कैंडिडेट जितने इंटरव्यू और इंटरव्यूड के बीच रेशो 4:3 और द रेशो ऑफ कैंडिडेट इंटरव्यू टू ऑफर मेड 3:2। तो ये है हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। तो 53 है हमारा एलएलपी से, कहता है कि 4 शेड्यूल हैव सीन एडिट एट एंड ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट द सेकेंड शेड्यूल
एंटरटेन विच वन ऑफ द फ्लोइंग की जो LLP जो हमारी पार्टनरशिप है उसके एंड में 4 शेड्यूल जो है ऐड किए गए हैं, उसमें से आप बताइए कि दूसरा शेड्यूल क्या है। तो LLP एक इम्पॉर्टेंट है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ये एक्ट कितना आया है 2008 में। तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़कर जाना है, हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर है आपके 4, आपको बता दें कि आपके 4 शेड्यूल है, जो कि है इसमें बताए कि 4 शेड्यूल जो है एंड में लगाए गए हैं। LLP के 4 शेड्यूल है, तो उसमें बताइए कि दूसरा शेड्यूल क्या है। तो ऑप्शन 1 है प्रोविजन टू कन्वर्जन फ्रॉम प्राइवेट कंपनी टू लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की प्राइवेट से आपको LLP में जाना है। और ऑप्शन 2 है प्रोविजन रिगार्डिंग मैटर टू म्यूचुअल right and duty of partner and limited liability partnership and its partner applicable in the absence of any agreement on such matter। म्यूचुअल राइट ड्यूटी के बारे में बताया गया अगर एब्सेंस हो एग्रीमेंट को। तो एक ये है प्रोविजन शेड्यूल, और एक थर्ड है प्रोविजन रिलेटेड टू कन्वर्जन। अगर आपने फर्म से LLP में जाना है तो इसके लिए प्रोविजन है। एक प्रोविजन है अगर आप अनलिस्टेड कंपनी से LLP में जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा शेड्यूल 1 है वो आता है ये जो प्रोविजन, जिसमें म्यूचुअल राइट ड्यूटी पार्टनर LLP में, और ये इनके पार्टनर पर एप्लीकेबल तब होगी जब अब्सेंस होगा कोई भी एग्रीमेंट। ओके, तो शेड्यूल 1 है हमारा ऑप्शन बी का। और जो शेड्यूल 2 है वो आता है हमारा जब फर्म से हम LLP तक जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। लेकिन इस शेड्यूल को भी समझिए, शेड्यूल 1A और 2 हो गया हमारा जब हम फर्म से LLP तक जाते हैं, थर्ड हो गया हम जब प्राइवेट कंपनी से LLP तक जाते हैं, और फोर्थ शेड्यूल है हमारा जब हम अनलिस्टेड से लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप तक जाते हैं। तो इससे आपका आंसर क्या हो जाएगा 53 का हो जाएगा ऑप्शन 3। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हेजिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ऑपरेशनल टेक्निक। कौन सी इसमें से एक ऑपरेशनल टेक्निक है ऑफ हेजिंग ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, कि हेजिंग करते हैं हम जिसके थ्रू एक ट्रांजैक्शन एक्सपोजर को। तो उस टेक्निक का आपको नाम बताना है। जैसे हेजिंग थ्रू मनी मार्केट, ये भी ट्रांजैक्शन एक्सपोजर से संबंधित नहीं। हेजिंग थ्रू फॉरवर्ड, कि हम हेज करते हैं फॉरवर्ड के थ्रू, और उसके बाद हेजिंग थ्रू स्वैप, और उसके बाद हेजिंग थ्रू लैंडिंग एंड लेगिंग। तो सबसे पहले हमने, अगर आपने कल की क्लास अच्छे से देखी है तो प्लीज़ आप उसे जाकर देखिए। उसमें हमने जो भी मनी मार्केट तो हमें पता है कि जिसमें कि शॉर्ट टर्म के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं, और हाई लिक्विडेड ये मार्केट होती है जहाँ पर रिस्क भी लो होता है। और फॉरवर्ड जो ये डेरिवेटिव थे इनको भी हमने पढ़ लिया था, फॉरवर्ड, फ्यूचर, स्वैप हो गया हमारा, वारंट हो गया, ये सारे हमने पिछली क्लास में जब PYQ इससे आया था तो सॉल्व कर लिए हैं। तो यहाँ पर पढ़ते हैं, जो इसका राइट आंसर है ट्रांजेक्शन से संबंधित है हेजिंग थ्रू लैंडिंग एंड लेगिंग। जो लैंडिंग का और लेगिंग क्या हो गया, जब हम पेमेंट एडवांस में करते हैं, ये पेमेंट के थ्रू है। जब हम पेमेंट कर रहे हैं ट्रांजैक्शन की, जब हम एडवांस में करते हैं तो उसको कहते हैं लेंडिंग। और लेगिंग क्या होता है, जब हम बाद में पेमेंट करते हैं, आफ्टर द ट्रांजैक्शन, आफ्टर बाद में पेमेंट करते हैं। एडवांस और ये करते हैं इसकी, अगर कोई भी पेमेंट हो रही है, कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसकी पेमेंट हम एडवांस में कर देते हैं, उसको लेंडिंग कहते हैं। और अगर हम जो पेमेंट आफ्टर द ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसको लेगिंग कहते हैं। ओके, तो ट्रांजैक्शन से संबंधित यहाँ पर है ऑप्शन 4। फिर भी आपको बता दूं जी, हेजिंग होता है फॉरवर्ड में, हमेशा रिस्क को कम करने के लिए हेजिंग का यूज किया जाता है। जो हेजिंग है ये होती है रिस्क को कम करने के लिए, जिसमें कि वो इन्वेस्टर आते हैं, हेजर आते हैं, जो कि बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं चाहते, नो रिस्क। तो फॉरवर्ड हमने जैसे पढ़ा था कि फॉरवर्ड जिसमें कि एक अरेंजमेंट रहता है, जिसमें एक निश्चित समय पर निश्चित किसी कमोडिटी को बाय और सेल किया जाता है प्री डिटरमाइंड प्राइस पे। और हमने फॉरवर्ड का पढ़ा है कि ये क्या है, एकदम से एक हमारा कस्टमाइज है, प्राइवेट है, और ओवर द काउंटर एक्सचेंज पर इसको किया जाता है। स्वैप होता है जिसमें हम फाइनेंशियल या कैश फ्लो को एक पार्टी से दूसरे पार्टी तक ट्रांसफर करते हैं। ओके, मनी मार्केट भी मैंने आपको समझा दिया। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हेजिंग थ्रू लैंडिंग एंड लेगिंग। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन 56। क्वेश्चन 56 हमारा है संबंधित
टैक्स से। ये कहता है कि विच एक्सपेंसेस आर एक्सप्रेसली डिसअलाउड अंडर प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, कि नीचे दिए गए एक्सपेंसिव जो भी है इसमें आप बताओगे जिन्हें हम प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन वाले हेड में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ऑप्शन एक है आपके पास सैलरी पेड आउट ऑफ इंडिया और टू और नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, कि हमने सैलरी पेड हुई इंडिया के बाहर और एक नॉन रेजिडेंट और इंडियन को। उसके बाद आता है ऑप्शन वेल्थ टैक्स और पेमेंट टू एनी रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, और डी आएगा आपका एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय कंपनी ऑन नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के थ्रू, और ऑप्शन ए है इंटरेस्ट रॉयल्टी एंड फी पेबल आउटसाइड इंडिया। तो इससे आपको बताया कि जो प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन के अंतर्गत नहीं आएगी। जैसे हमने अगर सैलरी पढ़ा है तो सैलरी चाहे बाहर हो या फिर नॉन रेजिडेंट को हो, तो इसकी जितनी भी जो ये आएगा इसका जितनी भी इससे संबंधित जो भी हम डिडक्शन करेंगे या फिर इसको किसी भी हेड के अंतर्गत इस पर टैक्स लगाएं तो ये आएगा आपका सैलरी में। ओके, सैलरी है तो ये सैलरी हेड से संबंधित है। तो ऑप्शन ए आपका जहां पर है, जहां पर नहीं है तो उसको डिडक्ट कीजिए, आप ऑप्शन सी को डिडक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद जैसे हमें पता है वेल्थ टैक्स आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वेल्थ टैक्स, तो बी भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और बी दोनों का है, यहाँ पर ए बी नहीं है, तो अब आ जाता है हमारा ऑप्शन सी। ए बी दोनों में है और सी और ई को हमने देखना है। और जैसे हमें ई पता है कि ये भी है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से, राइट, तो ये भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस हिसाब से ए बी और ई। और जो हम इसमें ये भी है जो हमारा सी और डी है, इनको हम क्या करते हैं, इन एक्सपेंसेस को हम अंडर प्रॉफिट एंड बिजनेस और प्रोफेशनल हेड के अंतर्गत ही इंट्रोड्यूस करते हैं। तो है जो पेमेंट टू एनी रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम या फिर एक्सपेंडिचर जो भी इनकर हुआ है कंपनी के द्वारा नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये है सारे आपके प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन से। तो इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन 4 और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर। तो ये है 57 क्वेश्चन। ये क्या कहता है कि इन्फेरियर गुड्स जैसे इको बिजनेस इकोनॉमिक्स से संबंधित है, सब्स्टिट्यूट्स गुड्स, कम्प्लीमेंट्री गुड्स और लग्जरी गुड। तो जैसे अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, बिजनेस इकोनॉमिक्स तो हमने पहले से ही पढ़ी है, ग्रेजुएशन में भी होती है और ये सारी चीज़ें हम +1 2 में भी पढ़ते हैं, तो इसका आंसर आप इजीली दे पाओगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि इन्फेरियर गुड वो गुड्स होती है अगर हमारी इनकम बढ़ जाती है तो इन वस्तु की डिमांड जो है कम हो जाती है। अगर इनकम कम होगी हमारी तो इन वस्तुओं की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होती है अगर किसी एक के प्राइस में तेजी आ जाती है, कीमत में वृद्धि हो जाती है, तो दूसरी वस्तु की डिमांड में वृद्धि हो जाती है। कम्प्लीमेंट्री गुड है कि किसी एक चीज़ में यदि वस्तु के प्राइस में हाइक आ जाती है तो दूसरी की डिमांड कम हो जाती है। इसका एग्जांपल हो गया जैसे आपका पेट्रोल और कार, और इसका सब्स्टिट्यूट का चाय और कॉफ़ी। और लग्जरी गुड्स वो होती है जैसे कि अगर इनकम बढ़ेगी तो भाई इनकम अगर ज़्यादा होगी तो डिमांड भी ज़्यादा होगी, इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम होगी लग्जरी गुड की। तो ये हमें पता लग गया। अब जो इन्फीरियर गुड्स है तो इनमें हमने देखा कि इनकम का जो इलास्टिक है वो एकदम नेगेटिव इनकम इलास्टिक है। इसमें सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं क्रॉस इलास्टिक और इसमें हमेशा पॉजिटिव होती है क्रॉस इलास्टिक। कम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्रॉस इलास्टिक नेगेटिव होती है और लग्जरी गुड में क्या होती है ग्रेटर यूनिटरी इनकम या फिर इलास्टिक मोर देन 1 होती है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें ए का क्या है 3, ए का 3 यहाँ पर 2 पर है। अब ऑप्शन बी देखना है कि सब्स्टिट्यूट का क्या है ए, तो हमारा ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अब पहुंचते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन है कि ए प्राइस सीलिंग बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस लीड्स टू। अगर कोई प्राइस सीलिंग अगर इक्विलिब्रियम प्राइस से कम है तो ये क्या लीड कर रहा है, ब्लैक मार्केटिंग को लीड करता है, शॉर्टेज ऑफ कमोडिटी को लीड करता है, सरप्लस ऑफ कमोडिटी या हर्डिंग ऑफ कमोडिटी या इंक्रीज इन कंजप्शन, क्या करता है। सबसे पहले तो जो प्राइस सीलिंग होती है कैसा प्राइस होता है, जो कि हाईएस्ट प्राइस होता है किसी वस्तु के लिए, हाईएस्ट प्राइस। और ये इफेक्टिव कब होता है, जब ये सेलिंग प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से
बिलो हो, इक्वली, तब ये इफेक्टिव होता है। तो ये वाला टाइप होता है सेलिंग प्राइस का जब वो इफेक्टिव होता है। ओके, तो जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो इसमें क्या हो जाती है, क्वांटिटी डिमांड आपकी ज़्यादा बढ़ जाती है, आपकी डिमांड बढ़ जाती है और आपकी जो डिमांड आपकी इंक्रीज हो जाती है और आपकी जो सप्लाई होती है वो डिमांड से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब कि जितनी डिमांड होती है सप्लाई उससे कम होती है। अगर ऐसी सिचुएशन हो, आपकी डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो, तो ऐसे में आपकी शॉर्टेज ऑफ कमोडिटी होगी। तो बी कहाँ है, बी को हमारा करेक्ट आंसर होगा, जहाँ बी नहीं उसको एलिमिनेट कर दो, राइट। उसके बाद आता है हमारा, जैसे कि अगर शॉर्टेज ऑफ कमोडिटी ये वाली सिचुएशन है तो सरप्लस ऑफ कमोडिटी नहीं होगा, कॉन्ट्राडिक्ट। तो जहाँ पर सी है वो भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं, तो सी यहाँ पर है। अब हमारे पास बचता है ए, बी, डी और डी, बी, ई। अब आता है हमारा इंक्रीज, कंजप्शन भी कम हो जाएगा। सप्लाई है तो कंजप्शन कैसे ज़्यादा हो सकता है, कंजप्शन भी हमारा कम होगा। तो जहाँ पर ई है वो भी हमारा आंसर नहीं होगा। अगर हमें बेसिक पता हो, कंसेप्ट हमारे क्लियर है, तो आंसर निकालना इजी हो जाता है। जैसे ब्लैक मार्केटिंग भी करेक्ट है। यहाँ पर मैं आपको समझा दी तो ब्लैक मार्केटिंग कैसे, कई बार क्या होता है, शॉर्टेज हो जाती है कमोडिटी की। कई बार जानबूझकर कई ऐसी शक्तियाँ होती है मार्केट में जो जानबूझकर क्या करती है, सप्लाई कम करती है और उन्हीं प्रोडक्टों को, जैसे प्रोडक्ट की आपने सप्लाई कम कर दी जो कि मार्केट में कम है, फिर उन्हीं प्रोडक्टों को वो ब्लैक पर बेचते हैं। ब्लैक पर कई सारी चीज़ें मिलती है ना, कि जैसे आपकी क्या है, प्रोडक्ट की कमी है, सप्लाई आपकी कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो ब्लैक पर क्यों बिकती है चीज़ें, तो इसी के कारण बिकती है कि पीछे से सप्लाई कम है, कई बार एनफोर्स से जानबूझकर भी करती है कि प्रोडक्ट की सप्लाई को कम कर दिया और उन्हें ब्लैक में बेचती है। तो ब्लैक में अगर वस्तु को बेचेंगे तो इसका सीधा इफेक्ट क्या बढ़ जाएगा कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू इससे कम हो जाएगा। ब्लैक में ना इसमें टैक्स लगेगा ना, तो इससे क्या हो जाएगा, सीधा गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो जाएगा। तो ये होता है। और इसके एक अन्य टर्म भी होती है जो होती है आपकी प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोर वो होती है जो एक मिनिमम वैल्यू होती है, मिनिमम प्राइस होता है। प्राइस मैं कहाँ लिखूं, यहीं पर बताओगे, प्राइस फ्लोर। मिनिमम प्राइस जो हो सकता है कमोडिटी का, और ये इफेक्टिव तब होता है जब ये एबव हो इक्विलिब्रियम प्राइस से, एबव फ्रॉम इक्विलिब्रियम प्राइस। ओके, और इसमें क्या होता है, आपकी सप्लाई ज़्यादा होती है। इसका बल्कि एकदम उल्टा, इसमें सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। इसका आंसर अगर यहाँ से निकालना हो तो इसमें सरप्लस हो जाएगा कमोडिटी में और इंक्रीज हो जाएगा कंजम्पशन। ये होता है प्राइस फ्लोर। तो ये दोनों यहाँ पर जो करेक्टरिस्टिक्स है, मतलब कि सी और ई जो करेक्टरिस्टिक्स है, ये आपकी प्राइस फ्लोर की। अब तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सैम्पलिंग से। ये कहता है कि 59 क्वेश्चन, इज द मोस्ट यूजफुल टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड व्हेन इंडिविजुअल विद द डिजायर कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सपीरियंस और एटीट्यूड आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। कि एक मोस्ट यूजफुल टाइप है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का जिसका यूज किया जाता है इंडिविजुअल विद डिजायर कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सपीरियंस और एटीट्यूड, मतलब कि जिसमें कि हर एक मनुष्य या फिर बल्कि हर एक इंडिविजुअल तक, लोगों तक पहुंच पाना मुश्किल होता है। तो ऐसे समय में कौन सी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को यूज करें, क्या पर्पसिव सैम्पलिंग को यूज करिए या फिर कन्वीनियंस सैम्पलिंग, स्नोबॉल और कोटा सैम्पलिंग। तो इसका हमें सीधा आंसर पता है कि स्नोबॉल। स्नोबॉल क्या होता है, आपने एक व्यक्ति को बताया, एक आगे दो व्यक्ति को बताएगा, ये दो आगे तीन व्यक्ति को बताएंगे, तीन व्यक्ति को इसने बता दिया। हो सकता है कि इसकी गॉसिप सर्कल ज़्यादा, इसने इनको बता दिया, ये तीन इनसे भी ज़्यादा गॉसिप, एक ही ने भाई चार को बता दिया, इसने भी चार को बता दिया। तो ऐसे ऐसे तो ये बढ़ता रहता है और एक बहुत लंबे लेवल तक क्या चला जाता है, ये चला जाता है। और जो पर्पसिव सैम्पलिंग होती है, जजमेंट, जब हम जाते हैं अपनी जजमेंट के अनुसार अपना सैंपल क्या कर देते हैं, चुन लेते हैं। और कन्वीनियंस, जो मुझे अच्छा लगे कि कन्वीनियंस है, मुझे 10 लोग चाहिए तो मैं अपने घर में देखती हूँ, मेरे आसपास या फिर किसी स्टोर पर जाकर जो मुझे 10 व्यक्ति मिल जाते हैं, मैं उनका सैंपल ले लेती हूँ। और जैसे कोटा सैम्पलिंग है जिसमें कि नॉन प्रोबेबिलिटी है और हर चीज को जैसे कि अलग अलग ग्रुप्स में बांटा जाता है, जैसे कि मेल हो गया, फीमेल हो गया और इसमें चिल्ड्रन हो गए,
तो ये हो गया आपका कोटा सैम्पलिंग। तो ये सारी कौन सी है आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। नॉन प्रोबेबिलिटी जबकि हर एक को क्या भाई इक्वल चांस नहीं मिलता, इक्वल चांस आपको नहीं मिलता चुनने का। ओके, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 60। तो जैसा आपको पता है कि हम हर एक क्लास में क्या करते थे 60 क्वेश्चन करते थे, लेकिन जो आज है आज थोड़ी इजी क्वेश्चन है और ज़्यादा भी इसमें समझाने के लिए नहीं है। तो आज हम 15 क्वेश्चन करेंगे। ओके, विच वन ऑफ द बिलो मेंशन ट्रांजेक्शन इज नॉट नॉन कैश ट्रांजेक्शन। नीचे दी गई ट्रांजेक्शन में बताओ कि कौन नॉट और नॉन कैश ट्रांजेक्शन। ये जहाँ नॉट और नॉन है ये आपको भड़काने के लिए है, जहां पर भी ये दो नॉट को नॉन से आप कट करके अब पढ़िए। विच वन ऑफ द फ्लोइंग बिलो मेंशन ट्रांजेक्शन इज कैश ट्रांजेक्शन। कि नीचे दी गई ट्रांजेक्शन आप बताइए कि कौन सी एक कैश ट्रांजेक्शन है। ऑप्शन एक है द एक्विजिशन ऑफ एसेट बाय अज्यूमिंग डायरेक्ट रिलेटेड लायबिलिटी। हमने एक्विजिशन किया एसेट का बाय अज्यूमिंग डायरेक्ट रिलेटेड लायबिलिटी से, या फिर हमने कन्वर्जन किया डेट टू इक्विटी, क्या यहाँ से हमें कैश आ रहा है या फिर यहाँ से कैश आ रहा है इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, या फिर हमें कैश यहाँ से आ रहा है द एक्विजिशन ऑफ एन एंटरप्राइज बाय मीन ऑफ इशू ऑफ शेयर। एंटरप्राइज ने क्या किया इशू शेयर कर दिया। तो जैसे हमें पता लग रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे हमें इंटरेस्ट और डिविडेंड मिलेगा तो हमें कैश मिल रहा है यहाँ से, तब हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन 3। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर से आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स से है। अजर्शन स्टेटमेंट से दो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट एक कहती है कि द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर मोर और बेटर सब्स्टिट्यूट आर अवेलेबल फॉर द कमोडिटी। की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर मोर ज़्यादा अच्छी हो जाती है जब आपके पास एक कमोडिटी के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। जैसे कि कीमत बढ़ने से डिमांड भी बढ़ जाती है। अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूट है तो प्राइस इलास्टिसिटी बहुत ग्रेटर मोर बेटर हो जाती है। ऑप्शन जो स्टेटमेंट एक ये कहती है और स्टेटमेंट दो कहती है कि नॉर्मल गुड्स जिनकी इलास्टिसिटी मोर देन 0 होती है, ऐसा ही फॉर विच और इलास्टिक ग्रेटर देन 1 आर कॉल्ड लग्जरी, व्हाइल दोज नॉर्मल गुड जो ये नॉर्मल गुड है ये होती है जहां पर इलास्टिस बिटवीन 0 एंड 1 आर कंसीडर नेसेसिटीज। तो दो कहती है कि जब आपकी इलास्टिसिटी मोर देन 1 होती है तो ये होती है लग्जरी गुड्स, और नॉर्मल गुड वो गुड्स जब आपकी इलास्टिसिटी आपकी 1 के बीच रहती है या फिर इलास्टिसिटी मोर देन 0 रहती है या फिर 1 के रहती है। तो ये तब होती है जब आपकी नेसेसिटीज होती है। तो ये होती है आपकी कहीं ना कहीं जिसे हम इनलास्टिक परफेक्ट इनलास्टिक डिमांड कहते हैं। तो ये कहती है स्टेटमेंट 2। तो इसमें क्या कहते हैं स्टेटमेंट एक भी हमेशा एक कह रही है कि हाँ अगर हमारा प्राइस इलास्टिक डिमांड बहुत अच्छी हो जाती है अगर हमारे पास बहुत सारे सब्स्टिट्यूट होंगे, और ये भी है तो जब लग्जरी गुड में इलास्टिक मोर देन 1 होती है कि अगर हमारे पास कीमतें बढ़ेंगी तो क्या हो जाता है लग्जरी गुड की डिमांड कम हो जाती है, और जब कीमतें कम तो डिमांड ज़्यादा हो जाती है हमेशा। तो यही जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड यही तो कहता है। दोनों में क्या होता है इन्वर्स रिलेशन। और नेसेसिटी गुड्स ये होती है जिन्हें हमें लेना ही लेना होता है। जैसे हो गया सॉल्ट, अब इसका रेट जो भी हो हमें लेना ही पड़ेगा। सॉल्ट हो गया, आटा चावल हो गए, इनका रेट चाहे कुछ भी हो हमें इसको लेना ही पड़ेगा। तो ये आती है परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड की, प्राइस में जो भी चेंज हो हमारा जो है डिमांड पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया क्वेश्चन 61 का आंसर है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 62 क्वेश्चन कहता है विच ऑफ फ्लोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्केल। कि जब हम एक स्केल को जैसे पैमाने 3 तरीके के 4 तरीके के हमने पिछली क्लास में बहुत हर को डिटेल में पढ़ा है कि नॉमिनल, ऑर्डिनल हो गया हमारा, इंटरवल और रेशो। जब भी हम इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करते हैं और कंस्ट्रक्ट करते हैं तो कौन कौन फैक्टर हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे पहले है मल्टीकुलेटरी, या फिर बी है डाटा प्रॉपर्टीज, सी है नंबर ऑफ डायमेंशन, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या रिसर्च ऑब्जेक्टिव। जैसे पहला ऑप्शन भी हमें आउट ऑफ कंटेक्स्ट लग रहा है जहां पर ये उसको डिडक्ट कर दो या फिर एलिमिनेट कर दो। उसके बाद जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ये हाइपोथेसिस से संबंधित है,
जब हाइपोथेसिस हम बनाते हैं उसके एंड में हम रिजल्ट देखते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो जहाँ पर डी है उसको भी आप करो एलिमिनेट। अब आपके पास सीधा आंसर बचता है सी, ई और बी। सी क्या कहता है आपका, नंबर ऑफ डायमेंशन भी हम देखेंगे, डाटा की प्रॉपर्टी भी देखेंगे जब हम पैमाने को कंस्ट्रक्ट या सिलेक्ट करेंगे, और फिर रिसर्च का ऑब्जेक्टिव देखें, ऑब्जेक्टिव के अनुसार ही हम अपने स्केल को सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह आप एलिमिनेशन तरीके से अपना आंसर निकाल सकते हैं। अब आता है हमारा क्वेश्चन 63। जो क्वेश्चन 63 है ये है आपका, कहता है कि सीक्वेंस से व्हाट आर द करेक्ट स्टेप ऑफ प्रोसीजर ऑफ ई फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। कि आप प्रोसीजर की बात करो जब आप ऑनलाइन ई फिलिंग करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न की। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की प्रोसीजर, उसमें भी हम क्या करते हैं, टैक्स रिटर्न डिपॉजिट करते हैं, उसका प्रोसीजर था। और यहाँ पूछा गया है ई फिलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, तो इसका प्रोसीजर क्या होगा। तो ऑप्शन एक है फिलिंग डिटेल एंड कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, हम अपनी डिटेल को भरेंगे और टैक्स को कंप्यूटेशन करेंगे। और बी है जनरेट एक्सएमएल फाइल फिलिंग इनकम टैक्स रिटर्न एंड यूज डिजिटल सिग्नेचर। और सी है रजिस्टर एंड लॉग इन ऑन पोर्टल एंड सेलेक्ट एप्लीकेशन रिटर्न फॉर्म यूज ITR फ्रॉम वी एंड सेंडिंग ITR वी फ्रॉम टू CPC। उसके मेकिंग पेमेंट ऑफ बैलेंस टैक्स एंड कंटेन डाटा प्रोवाइडर। अब कई बार ये थोड़ा बहुत हमें लगता है कि हाँ आगे पीछे हो सकती है थोड़ा, जो हमने देखा कि क्वेश्चन एक जो है 8 से 10 या फिर मैं बोलती 8 से 10 क्वेश्चन तो है जो प्रोसीजर से ही पूछे जा रहे हैं। पीछे पीछे जो क्वेश्चन आए थे उसमें तो 11-12 शायद 15 के आसपास क्वेश्चन थे जो प्रोसीजर से पूछे जा रहे हैं। इसलिए प्रोसीजर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमें पता है कि जहाँ पर भी हम ऑनलाइन कोई काम करते हैं सबसे पहले हम रजिस्टर करते हैं, लॉग इन करते हैं पोर्टल और एप्लीकेशन रिटर्न फॉर्म को सिलेक्ट करते हैं, राइट। तो ये आ जाएगा सी आपका सबसे पहले। अब बताओ सी कहाँ है, तो ना ए में सी है ना सी में सी है पहले, ना डी में, तो आपका आंसर सीधा ये आ जाएगा। आपको आगे देखने की जरूरत नहीं, आप सीधा आंसर पर क्लिक करें। तो राइट सबसे पहले हम रजिस्टर करेंगे लॉगिन पोर्टल पर, उसके बाद अपनी डिटेल को भरेंगे, उसके बाद हम में पेमेंट करेंगे बैलेंस टैक्स एंड कंटेन द डाटा प्रोवाइडर फॉर, और उसके बाद हम जाएंगे जनरेट करेंगे फाइल रिटर्न एंड यूज डिजिटल सिग्नेचर, अंत में करेंगे ITR फॉर्म वी एंड इसको सेंड कर देंगे ITR वी फॉर्म टू CPC। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आता है क्वेश्चन 64। जो क्वेश्चन 64 है आपका, ये कहता है कि द को एग्जिस्टेंस एंड कॉर्पोरेशन बिटवीन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर इज कॉमनली रेफर टू। जब मतलब कि दो एक इनफॉर्मल और फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर एक साथ को एग्जिस्ट हो जाते हैं तो उस सिचुएशन को क्या कहते हैं, उसको क्या फ्लेक्सिबल ऑपरेशन कहते हैं, फाइनेंशियल डुअलिज्म, या वेल रेगुलेटेड फाइनेंशियल सिस्टम कहते हैं, या फिर केटरिंग द फाइनेंशियल नीड ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी। तो जैसे नाम से पता है इसको फाइनेंशियल डुअलिज्म कहते हैं। इसमें हो सकता है का ऑर्गेनाइज्ड, जब ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों ही सेक्टर को एग्जिस्ट होते हैं तो उसे कहते हैं हम फाइनेंशियल डुअलिज्म। ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज कह दो या फिर इनफॉर्मल और फॉर्मल कह दो। तो इसी के साथ आपका 64 क्वेश्चन पूरा। अब आते हैं हम क्वेश्चन 65, आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। तो पिन मनी इज यूज्ड फॉर, पिन मनी किस चीज के लिए यूज किया जाता है। कहते हैं रिसिप्ट ऑन अकाउंट ऑफ धर्मशाला गौशाला की, एक ऐसा अकाउंट जिसका हम करते हैं रिसिप्ट ऑन अकाउंट हम धर्मशाला में यूज करते हैं या फिर गौशाला में। और उसके बाद आता है ऑप्शन बी, वुमन गेट फ्रॉम हर हस्बैंड सर्टेन अमाउंट। पिन मनी वो है जिसे हर एक औरत अपने पति से लेती है, हस्बैंड से, गेट हस्बैंड सर्टेन अमाउंट लेती है अपने पति से, उसे कहते हैं। या फिर ऑप्शन 3, इनकम फ्रॉम नॉन रेजिडेंट फ्रॉम शिपिंग बिजनेस और इनकम फ्रॉम बिल्डिंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। जब हम इनकम फ्रॉम बिल्डिंग यूज्ड कर रहे हैं फॉर एग्रीकल्चर, इसको पिन मनी नहीं कहते। इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट फॉर शिपिंग बिजनेस नहीं। तो ये क्या होता है, एक होता है ये होता है महिलाओं का अधिकार, हर महिला का अधिकार है कि अपने पति के पैसे को उड़ाए, तो इसी को कहते हैं पिन मनी। तो पिन मनी एक वुमन गेट्स फ्रॉम हर हस्बैंड
जिससे सर्टन अमाउंट लेती है। तो इसी के साथ आज का जो है तो आंसर दिखा देती हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन 2। इसी के साथ आज की क्लास जो है संपन्न होती है। आई होप ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, इसने आपके कॉन्सेप्ट को और सुदृढ़ बनाया होगा। थैंक यू वेरी मच। आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन और मोराल बढ़े, ताकि मैं और एनर्जी के साथ आऊँ और भी मेहनत के साथ आपको पढ़ाऊँ। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। अब हम कल मिलेंगे हर शाम 6 बजे, तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल करेंगे।